नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बहुत सारे कोर्ट के, चाहे वो कोऑपरेटिव कोर्ट के हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हो या ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, रेरा अथॉरिटीज के भी अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे उन्होंने ऐसा एक ऑब्जर्वेशन, ऐसा एक रिमार्क्स दिया कि जो रेरा अथॉरिटी है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट फैसिलिटेटिंग द डिफॉल्टिंग बिल्डर्स। डिफॉल्टिंग का मतलब ये हो सकता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफॉल्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली डिफॉल्ट कर रहे हो, या फिर किसी और मैटर को लेके, जजमेंट को लेके डिफॉल्ट कर रहे हो, या किसी ऐसी मैटर हो सकते हैं जो which is not in the interest of the bank, which is not in the interest of the home buyer, or which is not in the interest of any other authority. All right, तो मैटर क्या है कि हिमाचल गवर्नमेंट को अपना रेरा का जो ऑफिस है वो शिफ्ट करना था फ्रॉम शिमला टू धर्मशाला, जिसको ऑब्जेक्शन लिया इन्होंने, रेस्पोंडेंट ने, और इनका ऐसा कहना था कि जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट वगैरह जो हो रहा है, जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हो रहा है, सो 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच द अथॉरिटी डील्स आर इन शिमला, सोलान, परवाणू और सिरमौर में है, तो इसलिए शिफ्ट नहीं किया जाए। और 92% भी कंप्लेंट्स पेंडिंग बिफोर जो रेरा है, ये सारी जो है इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में, 20% जो है वो धर्मशाला में है। तो इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इनका भी एक ऑब्जर्वेशन था इनका। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ये भी मालूम चला जो रेरा की अथॉरिटीज वगैरह है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एक रहता है, जुडिशियल मेंबर एक रहता है, तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वहां पे उस चीज को हियरिंग करते हैं, उसको हेड भी करते हैं ऐसी अथॉरिटीज को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रिमार्क्स भी था कि रेरा हैज बिकम ए रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर दिस पीपल। एंड सुप्रीम कोर्ट इस रेरा को लेके काफी स्ट्रिक्ट इस मैटर में दिखाई दिया। एंड ऑल ओवर द स्टेट्स, जितने भी अलग अलग स्टेट्स है, हर जगह में रेरा की जो अथॉरिटी वहां पे अपॉइंटेड है, वहां पे अलग अलग जजमेंट्स हो रहे हैं बेस्ड ऑन दी बिल्डर्स, प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, इनको लेके, होम बायर्स के इश्यूज को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट काफी ऐसे मैटर में स्ट्रिक्ट दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है रेरा हैज बिकम ए रिहैबिलिटेशन सेंटर। आईएएस ऑफिसर्स जैसे अपॉइंट हो रहे हैं, शायद इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा बोला होगा। स्टेट इज परमिटेड टू, इन्होंने फाइनली ये परमिट किया कि कोई बात नहीं है, स्टेट इज परमिटेड टू शिफ्ट द रेरा का ऑफिस फ्रॉम शिमला टू जहां ये लेके जाना चाहते हैं, या फिर जहां पे धर्मशाला की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट टू द रेट पिटिशन का जो भी आउटकम निकलने वाला है पेंडिंग हाई कोर्ट के पास में जो है। तो ये तो हमने देखा कि कितने सारे केसेस, जैसे ये खुद ही बोल रहे हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, 90% केसेस पेंडिंग है ये 4 डिस्ट्रिक्ट में से। जो होम बायर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं, जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, तो 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स विथ विच अथॉरिटी डील्स आर इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से लेके। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आज हम ये फोकस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से क्लॉजेस है, ऐसे कौन से सेक्शंस है जो रेरा के अंडर में बिल्डर्स के लिए ज्यादा एडवांटेजेस है, होम बायर्स के लिए शायद वो ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। बिल्डर्स, प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, उनको उस चीज की वजह से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या उनकी तरफ से ज्यादा इंक्लाइंड वो दिखाई दे रहा है, उनको उससे ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। सो रेरा के वो कौन से सेक्शंस है, सेक्शन 3 में चलते हैं, और सेक्शन 3 के अंदर में फिर जाएंगे सेक्शन 3(2). दिस इज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। कितने आपके अपार्टमेंट्स होने चाहिए, या कितने स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, जिसके वजह से अगर उससे आपका कम है तो आपको रेरा के अंडर में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो 500 स्क्वायर मीटर से अगर आपका कम एरिया है, और अगर 8 अपार्टमेंट्स आपका कम है, तो आपको रेरा के अंडर में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे जब जैसे डिस्प्यूट्स वगैरह से क्रिएट होते हैं, तो फिर वो रेरा से छूट जाते हैं, वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फिर होम बायर्स के लिए तकलीफ हो सकती है। सेक्शन 6 में चलेंगे।
एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन बाय द प्रमोटर, कई सारे केसेस में इन्होंने फोर्स मेजोर के जो क्लॉज दिया हुआ है तो वो डाल के रखा हुआ है, जैसे बाढ़ आ गया, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, फ्लड आ गया, या ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ गया, एक्ट ऑफ गॉड की ये क्राइटेरिया रख के, ये क्लॉज रख के यहाँ पे रेरा के अंडर में प्रमोटर्स वगैरह जो है 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो प्रोजेक्ट डिले होता रहता है, तो ये इनके फेवर में जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसका एडवांटेज काफी सारे जगह में लिया जा सकता है और ले भी रहे हैं। फिर सेक्शन 14 में चलते हैं, और सेक्शन 14 के 14(2) में चलेंगे, which says about the change in the प्रोजेक्ट लेआउट के बारे में। तो कोई भी मेजर जो चेंजेस वगैरह है वो प्रमोटर डेवलपर वगैरह ये नहीं कर सकते हैं, मगर इसमें ये भी है कि जहां पे 2/3 ऑफ द अलॉटीज वगैरह कंसेंट दे दे रिटर्न में, तो ये चेंजेस भी किया जा सकता है। इसमें promoters can do the major changes to the plan without the consent of the members allottees आप बोल सकते हो, मगर ये कर सकते हैं किस कंडीशन में, अगर 2/3 ऑफ द allottees ने करके दे दिया, जो कि मैनिपुलेट किया भी जा सकता है। तो ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्रमोटर डेवलपर के साइड में जा रहा है, काफी सारे इंस्टेंसेस में ऐसे हो सकता है। फिर चलते हैं सेक्शन 2ZK पे। ये क्या बोलता है, ये डेफिनेशन ऑफ द प्रमोटर एंड उसकी लायबिलिटी के बारे में बोलता है। जहां पे देखिए यहाँ पे कैसा है कि एक कोई लैंड ओनर हो सकता है, दूसरा प्रमोटर डेवलपर हो सकता है, तो ये अलग हो सकता है, वो अलग हो सकता है, कई सारे इंस्टेंसेस में ऐसे सेम भी हो सकते हैं। मगर जहां पे लैंड ओनर अलग है और जहां पे प्रमोटर अलग है, और असाइनी की बात हो रहा है, अगर प्रमोटर ने किसी को, डेफिनेशन ऑफ द असाइनी कैन प्रोटेक्ट द प्रमोटर्स इफ द राइट्स आर लीगली ट्रांसफर, अगर असाइनी को कर दिया जा रहा है, असाइनी सारा सिग्नेचर वगैरह कर रहा है, जहां पे होम बायर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट वगैरह जैसे आप साइन कर रहे हो, वेयर एज ही इज नेदर द प्रमोटर नेदर द लैंड ओनर, उस केस में जब लीगली टाइटल की बात हो रही है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि मेनी जुडिशियल रूलिंग्स वगैरह इसके रिगार्डिंग है। और जहां पे ये पाया गया है, अगर ऐसे राइट्स को आप सेपरेट कर लोगे तो लैंड ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह राइज होता है, और ना ही प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, असाइनी होगा, हु हैज बीन असाइन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रमोटर, ठीक है। और लैंड ओनर तो कंस्ट्रक्शन एंड सेल से रिलेटेड अगर ऐसी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वहां पे फिर डिस्प्यूट्स वगैरह इट विल नॉट गो टू द प्रमोटर एंड इट विल नॉट गो टू द लैंड ओनर। फिर चलते हैं सेक्शन 2ZQ पे। ये क्या बोलता है, इक्वल इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिफॉल्ट की जहां पे बात होनी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं है। कई जगह में क्या होता है, जब होम बायर डिफॉल्ट करता है, हो सकता है उसके पास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर डाला जाए, वो अगर टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं करता है, स्लैब वाइज पेमेंट नहीं करता है, जैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मीटर चलता रहता है। 15, 16, 17, 18% के इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। अब यही चीज अगर हम उल्टा कर दें, राइट, यही चीज उल्टा कर देंगे, तो जैसे अगर बिल्डर को डिफॉल्ट कर रहा है और बिल्डर को अगर देना पड़े, तो बिल्डर क्या करता है, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट बर्डन उसके ऊपर रहता है, और क्या रहता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, व्हेन द प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट फॉर द डिले, द रेट इज ऑफन लिंक्ड बाय द SBI का जो भी हाईएस्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंड रेट MCLR रहता है, प्लस 2% आप जोड़ दो, तो जनरली वो कितना आएगा, 9-10% या 12% तक मैक्सिमम आएगा, जो कि एक एडवांटेजेस साइड है, जो कि बहुत लोअर रेट है। और यहाँ आप देख रहे हो तो ये 18-19% या 17% के आसपास आ रहा है, तो 6% का डिफरेंस है। तो जहां पे होम बायर इस केस में लॉस में दिखाई दे रहा है और प्रमोटर डेवलपर इस साइड में
एडवांटेज साइड में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट साइड में दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिस्क्रिपेंसी है एक तरीके से। इक्वल रेट्स दोनों के लिए होना चाहिए। अगर ये डिफॉल्ट करे तो ये भी 18% दे, वो डिफॉल्ट करे तो वो भी 18% दे, या फिर 12% इधर भी हो 12% उधर भी हो। अब सेक्शन 14 की बात करेंगे, जो कि एक ग्रेस पीरियड फॉर द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह जैसे होता है, तो 5 साल के अंदर अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह आता है, बिना किसी चार्जेस के 30 दिन के अंदर जो डेवलपर रहता है, प्रमोटर रहता है, ये उसे रेक्टिफाई कर सकता है। इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगता है, तो ये भी इनके लिए एक एडवांटेजेस साइड है, एक बेटर साइड है। अब सेक्शन 43-44 में आते हैं, जो कि राइट टू अपील देता है। ऐसा नहीं कि जो होम बायर है वही रेरा अथॉरिटी के पास जाएगा और इंटरेस्ट फाइनली लेके आएगा या कुछ और ऑर्डर वगैरह लेके आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्रमोटर भी जा सकता है, डेवलपर भी जा सकता है। जो अगर उसे फेवरेबल जजमेंट नहीं मिले रेरा के पास में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में, तो देन ही विल गो फॉर दी रियल एस्टेट। उसके आगे अपील में जाएगा और अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी जा सकता है। सो इट इज ईदर साइड। होम बायर के लिए ही ये बस नहीं है, ये प्रमोटर डेवलपर उनके लिए भी है, उनका भी साइड यहाँ पे सेफर है, क्लियर है। सेक्शन 3 में देखेंगे फर्दर। सेक्शन 3 के अंदर में सेक्शन 3(2)(b अलग एक जजमेंट कहीं पे हमने डिस्कस किया हुआ है आज की डेट में। अगर आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है और वो 2016-17 से पहले का है, रेरा के पहले का है, मगर अभी भी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है या उसका ओसी नहीं आया हुआ है, तो वो रेरा के अंडर में रजिस्ट्रेशन उसका आ जाएगा, रेगुलेशंस वगैरह उसके अंडर में आ जाएगा। मगर यहाँ पे क्या दिया गया है कि एज ऑफ नाउ, जैसे ओसी और सीसी प्रोजेक्ट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द रेरा 2017 से पहले, दे आर ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। तो ये भी एक एडवांटेजेस साइड है जो प्रमोटर डेवलपर्स इन लोगों के लिए। तो काफी सारी, जैसे हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होम बायर की तरफ कम दिखाई दे रही है और एक्चुअली प्रमोटर डेवलपर के सपोर्ट करते हुए हो सकते हैं। क्योंकि जहां पे आप रेरा के अंडर में आते हो, चीजें स्ट्रिंजेंट हो जा सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट तो दिखाई नहीं दे रही है जब प्रमोटर डेवलपर की बात हो, मगर जैसे यहाँ पे एक है एग्जेम्पशन की छूट है, ठीक है। 2017 से पहले अगर आपके ये सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुए, ओसी एंड सीसी वगैरह की बात हो रही है, एंड जहाँ पे हमने देखा कि जैसे टेनेमेंट्स की बात हो रही है, जहाँ पे ये नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात हो रही है या स्क्वायर फीट टोटल एरिया कितना लैंड पार्सल है उसकी बात हो रही है, तो इसको भी एक्चुअली जैसा रेरा के अंडर में आना चाहिए, सो दैट उनका कंपटीशन वगैरह, उनके फाइनेंशियल रेगुलेशंस वगैरह एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस वगैरह भी रेरा के अंडर में आ जाए। तो काफी सारी छूट ऐसी दिखाई दे रही है। शायद ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया होगा। ये अभी कोई ऑर्डर इस पे आया नहीं है, ये सिंपली एक रिमार्क है। एंड सुप्रीम कोर्ट का तो यहां तक भी कहना था कि इससे अच्छा है, इट वोंट माइंड इफ द इंस्टीट्यूशन वाज अबॉलिश ही कर दो, इसको खत्म ही कर दो। The people for whom the RERA was created were completely depressed, disgusted and disappointed. खुश नहीं है, दुखी हैं। जिसके लिए ये रेरा का ये एक्ट वगैरह बनाया हुआ था 2017 में, इस चीज से ये लोग खुश नहीं है। So Supreme Court said it's high time the states rethought the constitution of RERA. तो बड़ी बात कही हुई है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है। तो देखा जाए कि इस पे जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शायद आगे कुछ करे, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एज ऑफ नाउ ये ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, रियल एस्टेट के अलग अलग मैटर्स को, प्रोविजंस को, जजमेंट्स को एंड ऑर्डर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।